सैकड़ों साल पुरानी बात है। शिवपुर नाम के राज्य पर विक्रमजीत नाम का एक राजा राज किया करता था। ईश्वर का दिया हुआ उसके पास सब कुछ था। उसके राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा का कोष हीरे और जवाहरातों से भरा हुआ था। प्रजा में चारों तरफ खुशहाली थी। यूं समझ लीजिए कि इज्जत, धन और ख्याति हर चीज उसके पास थी। राजा विक्रमजीत की एक संतान थी, राजकुमार पृथ्वी। राजकुमार पृथ्वी अपने पिता का बहुत ही दुलारा था। इसके साथ ही वो बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार भी था। उसके राज्य में जब भी कोई मुसीबत आती तो राजकुमार पृथ्वी ही अपनी अकल और समझदारी से उस मुसीबत का सामना करता। वो हर उलझी हुई गुत्थी को सुलझा लिया करता था। राजा को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। राजा की प्रजा भी राजकुमार से बहुत प्यार करती थी। सभी लोग उसे अकलमंद राजकुमार के नाम से जानते थे। शिवपुर राज्य के पास ही एक दूसरा पड़ोसी राज्य था। वहां का राजा बहुत ही अत्याचारी, घमंडी और स्वार्थी था और वो अपनी आदतों की वजह से बहुत बदनाम था। वो हमेशा अपने पड़ोसी राज्य की तरक्की को देखकर मन ही मन जलता था और हर समय बस यही बात सोचता था कि किस तरह से वो शिवपुर के राजा विक्रमजीत को हरा सके। एक बार उसने अपने एक दूत के हाथ राजा विक्रमजीत के पास 4 सवाल लिखकर भेजे। वो दूत जब राजा विक्रमजीत के दरबार में पहुंचा तो कहने लगा, महाराज, हमारे महाराज ने आपके लिए 4 सवाल भेजे हैं और यदि आपने इनका सही सही जवाब नहीं दिया तो वो समझेंगे कि आपके राज्य में कोई भी बुद्धिमान आदमी नहीं है और इसलिए आप राज चलाने के लायक नहीं हैं। तो फिर आपको हमारे राजा के अधीन काम करना होगा। हमारे महाराज के 4 सवाल कुछ इस तरह से हैं। पहला सवाल, मूर्ख राजा कौन होता है? दूसरा सवाल, मूर्ख राजा के चापलूस दरबारी कौन है? तीसरा सवाल, अच्छाई में क्या बुराई है? और आखिरी सवाल, बुराई में क्या अच्छाई होती है? राजा विक्रमजीत सोचने लगा कि ये तो बहुत ही अजीब सवाल हैं। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन अब ये उसके राज्य की इज्जत का मामला बन चुका था। वो किसी न किसी तरह से इन सवालों के जवाब हासिल करना चाहता था। वो सोचने लगा कि राजा तो मूर्ख हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसके दरबारी भी बेवकूफ और चापलूस हों। इसके अलावा अच्छाई में क्या बुराई हो सकती है और बुराई में भला क्या अच्छाई हो सकती है? बुराई तो हमेशा बुराई ही होती है और अच्छाई हमेशा अच्छाई ही होती है। दूत ये संदेश देकर वापस लौट गया। अब राजा विक्रमजीत कई दिनों तक इन सवालों के जवाब ढूंढता रहा, लेकिन जब कई दिनों तक उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया तो उसने अपने बेटे राजकुमार पृथ्वी को बुलाकर कहा, बेटा, तुमने तो सुना ही होगा कि हमारे पड़ोसी राजा ने हमारे लिए 4 सवाल भेजे हैं। ये सवाल हमारे राज्य और हमारी बुद्धि को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा ये हमारी और तुम्हारी इज्जत का भी सवाल है। अगर इन सवालों के जवाब तलाश नहीं किए गए तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए जैसे भी संभव हो तुम्हें इन सवालों के जवाब तलाश करने चाहिए। राजकुमार पृथ्वी ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहने लगा, पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इन सवालों के जवाब अवश्य ही तलाश कर लूंगा। आप पड़ोसी देश के राजा से इन सवालों के जवाब के लिए 1 साल की मोहलत मांग लीजिए। राजा विक्रमजीत ने पड़ोसी देश के राजा से सवालों के जवाब ढूंढने के लिए 1 साल की मोहलत ले ली। पड़ोसी राजा ने सोचा कि शिवपुर में कोई भी आदमी नहीं होगा जो 1 साल के अंदर भी इन सवालों के सही जवाब दे सकेगा। इसीलिए उसने 1 साल की मोहलत दे दी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और 2 महीने बीत गए। राजा और राजकुमार पृथ्वी दोनों उन सवालों को भूल चुके थे। एक दिन अचानक राजा विक्रमजीत को उन सवालों का ख्याल आया। उसने राजकुमार पृथ्वी को अपने पास बुलाकर पूछा, क्यों बेटा, उन सवालों का अभी तक तुमने कोई हल नहीं ढूंढा? अब तो इस बात को 2 महीने बीत चुके हैं। राजकुमार पृथ्वी ने जवाब दिया, पिताजी, मैं राजकाज के कामों में इतना उलझा हुआ था कि मुझे एक पल के लिए भी फुर्सत नहीं मिली। आप मुझे कुछ दिनों के लिए राज्य से बाहर जाने की अनुमति दे दीजिए ताकि मैं घूम फिरकर इन सवालों के जवाब ढूंढ सकूं। राजा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर राजकुमार पृथ्वी को राज्य से बाहर जाने की अनुमति दे दी। राजकुमार पृथ्वी उसी दिन अपना भेष बदलकर पड़ोसी राज्य की तरफ चल दिया, जिसके राजा ने ये सवाल लिखकर भेजे थे।
कई दिन और कई रातों का सफर तय करने के बाद जब राजकुमार पृथ्वी उस राज्य में पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। राजकुमार ने सोचा इस राज्य के लोग मालूम नहीं कैसे होंगे, इसलिए एक अजनबी का रात के समय नगर में जाना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर राजकुमार ने नगर से बाहरी रात गुजारने का फैसला किया और फिर रात गुजारने के लिए वो इधर उधर जगह तलाशने लगा। नजदीक ही एक छोटा सा मकान दिखाई दिया जिसमें से धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। राजकुमार ने सोचा कि आज की रात इसी घर में गुजारनी चाहिए। राजकुमार ने उस मकान के नजदीक पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर के बाद एक औरत ने दरवाजा खोला और बोली, आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? राजकुमार ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, मैं एक परदेसी व्यापारी हूँ, घूमता फिरता आज इधर को आ निकला हूँ। मैं आपके घर में सिर्फ एक रात गुजारना चाहता हूँ, क्या आप मुझे इसके लिए अनुमति देंगी? वो औरत एक पल के लिए सोच में पड़ गई। राजकुमार उसके संकोच को समझकर बोला, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। वो औरत बहुत ही खूबसूरत और नौजवान थी। वो राजकुमार को घर के अंदर ले गई, उसे खाना खिलाया और दूसरे कमरे में उसके लिए बिस्तर लगा दिया। राजकुमार सारी रात बड़े ही आराम से सोता रहा। सुबह उठकर राजकुमार जाने लगा तब उसने औरत से कहा, आपने जो मेरी इतनी आओ भगत की है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप कौन हैं और क्या करती हैं। वो औरत कहने लगी, अजनबी नौजवान, ये तो तुमने देख ही लिया होगा कि मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। इस भरी दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। मैं यहाँ के राजा के महल में एक मामूली दासी का काम करती हूँ। सुबह से शाम तक मेहनत करके जो कुछ भी मिल जाता है उसी में अपना पेट पाल लेती हूँ। उस औरत की कहानी सुनकर राजकुमार को उस पर दया आ गई। उसने औरत को कुछ सोने की मोहरें देनी चाहीं, लेकिन वो औरत कहने लगी, मैंने आपको एक मेहमान समझकर अपने यहाँ पर ठहराया है और मैं समझती हूँ कि मेहमान से किसी भी तरह की कीमत वसूल करना ठीक नहीं है। राजकुमार ने उस दासी का धन्यवाद किया और आगे की तरफ चल दिया। राजकुमार अभी कुछ ही दूर चला था कि उसे रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे। बुढ़ापे और कमजोरी के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो सिर झुकाए लोगों से भीख मांग रहा था, लेकिन लोग उसे देखकर दुत्कारते हुए आगे निकल रहे थे। बूढ़े की हालत बहुत ही खराब थी। राजकुमार ने बूढ़े के पास जाकर पूछा, बाबा, आप इस तरह से भीख क्यों मांग रहे हैं? क्या आपकी देखभाल करने वाला और आपको खिलाने वाला कोई नहीं है? राजकुमार के मुंह से ऐसे वचन सुनकर बूढ़े की आंखों में आंसू आने लगे। वो कहने लगा, नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। आप भी सुनेंगे तो आप भी दुखी हो जाएंगे। तब राजकुमार ने पूछा, बाबा, आपको क्या दुख है? आपकी ऐसी हालत किसने कर दी? तब वो बूढ़ा रोते हुए कहने लगा, बेटा, मैं 50 साल तक इस राज्य के राजा के महल में चौकीदारी का काम करता था। जब तक मुझ में ताकत और हिम्मत थी, राजा मुझसे अपनी मर्जी के मुताबिक काम लेता रहा। मैं भी अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में दिन रात बिना सोचे समझे उसकी सेवा करता रहा। राजा का इशारा पाते ही मैंने उसका मुश्किल से मुश्किल काम भी कर डाला। लेकिन जब मैं बूढ़ा हुआ और मेरे बाल सफ़ेद होने लगे तो उसने मुझे दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया और मेरी जगह पर एक दूसरा जवान आदमी रख लिया। ऐसा करते वक्त उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस आदमी ने उसकी 50 साल तक सेवा की है वो बुढ़ापे में कहाँ जाएगा। मैं मजबूर था, मैं क्या कर सकता था? और वो एक राजा था, जबकि मैं रास्ते का भिखारी। मैं अब कोई काम नहीं कर सकता, अब तो सिर्फ भीख मांगकर ही अपना गुजारा करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। राजकुमार को उस बूढ़े पर बहुत ही तरस आया। उसने सोने की मोहरों की एक मुट्ठी भरी और उस भिखारी को देकर वो आगे बढ़ गया। चलते चलते राजकुमार वहाँ के राजा के दरबार में जा पहुँचा। वो राजा बड़ी ही शान से अपने दरबारियों के बीच में बैठा हुआ था। उसके दरबारी राजा की तारीफें कर रहे थे। राजकुमार पृथ्वी दरबार में पहुंचकर एक कोने में बैठ गया, लेकिन राजा अपने दरबारियों की चापलूसी भरी बातों को सुनने में ऐसा उलझा हुआ था कि उसने एक बार भी दरबार में आए हुए राजकुमार की तरफ नहीं देखा। राजकुमार चुपचाप दरबार में बैठा रहा और शाम तक यही तमाशा देखता रहा। राजा ने एक बार भी राजकुमार पृथ्वी की तरफ नहीं देखा। शाम के समय वो दुखी मन से चुपचाप दरबार से लौट गया
लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे दिन वो फिर से राजा के दरबार में जा बैठा। उसने देखा कि राजा के दरबारी राजा को उसकी अच्छाइयों की झूठी कहानियां सुना सुनाकर खुश कर रहे थे। राजा के सभी मंत्री और दरबारी उसे ये बता रहे थे कि राज्य में कोई भी दुखी और गरीब नहीं है। राजकुमार पृथ्वी देख रहा था कि जो भी दरबारी राजा की झूठी तारीफ और उसका गुणगान करते तो राजा खुश होकर उन्हें इनाम में मोहरें देता। राजकुमार ने भी इसी उपाय से काम लेना ठीक समझा। उसने राजा की तारीफ में एक बहुत ही सुंदर सी कविता लिखी और मौका पाकर कहने लगा, महाराज की जय हो। मैं बचपन से ही आपके इंसाफ और आपकी उदारता की बातें सुनता आ रहा हूँ। मैं आपके राज्य में जहां भी गया लोगों से यही सुना कि आप सभी लोगों के दुख सुख में काम आने वाले और दीन दुखियों की सहायता करने वाले हैं। आपसे अच्छा राजा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए मेरे दिल में आपको देखने की इच्छा पैदा हुई और ईश्वर की दया से मेरी ये इच्छा पूरी भी हो गई। राजकुमार की ऐसी बातें सुनकर राजा मनी मन में बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, नौजवान तुम कौन हो और कहां से आए हो? राजकुमार ने झुककर कहा, महाराज मैं एक परदेसी हूं। मैं कविताएं लिखता हूं, लेकिन पिछले कई दिनों से मैं जहां पर भी गया मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखी जिस पर मैं कोई कविता लिख सकूं। लेकिन जब मैं आपके राज्य में पहुंचा तो लोगों से आपकी तारीफ सुनकर मैं बहुत खुश हुआ और फिर ये एक बहुत ही सुंदर सी कविता मैंने आपके लिए लिखी है। यदि आपका आदेश हो तो मैं ये कविता आपको सुनाऊं। राजा, जो अपनी झूठी तारीफें सुनने का आदी था, वो खुशी से फूला ना समाया। उसने कहा, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूं। तुम मुझे अपनी कविता सुनाओ जो तुमने मेरे लिए लिखी है। राजकुमार पृथ्वी ने बड़ी ही सुरीली आवाज में राजा की तारीफ में लिखी हुई वो कविता पढ़कर सुना दी। राजा वो कविता सुनकर बहुत ही खुश हुआ और फिर खुश होकर उसने पृथ्वी को अपने दरबार में रख लिया। थोड़े ही दिनों में राजकुमार उसके दरबार का बहुत ही खास कवि बन गया। अब राजकुमार वक्त बेवक्त राजा की प्रशंसा करता रहता। वो राजा की तारीफों के पुल बांधता रहता। राजकुमार पृथ्वी जवान और खूबसूरत था। धीरे धीरे उसने राजा पर ऐसा प्रभाव डाला कि राजा ने खुश होकर उसे अपना मंत्री बना लिया। यहां तक कि अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दी। राजा ने अपने इस नए मंत्री के लिए एक बहुत ही आलीशान महल भी बनवा दिया, जिसमें राजकुमार पृथ्वी और उसकी पत्नी बड़े ही आराम से रहने लगे। इस राजा का एक बेटा भी था। राजकुमार पृथ्वी की उसके साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद राजा के बेटे ने पृथ्वी के साथ शिकार खेलने की इच्छा प्रकट की। मंत्री के रूप में पृथ्वी इस बात के लिए फौरन तैयार हो गया। दोनों ने शाही अस्तबल से 2 बेहतरीन किस्म के घोड़े निकाले और शिकार करने के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। चलते चलते वे लोग जंगल में बहुत दूर तक निकल आए, लेकिन उनके हाथ में कोई भी शिकार न लगा। आखिरकार जब शाम हो गई तो वे लोग मायूस होकर महल की तरफ लौटने लगे। वे लोग वापस लौट ही रहे थे कि उनके सामने एक हिरण आ गया। उन दोनों ने हिरण पर एक साथ तीर चलाया। दोनों के तीर लगते ही हिरण मर गया। हिरण तो मर गया, लेकिन उनके लिए मरे हुए हिरण को महल में ले जाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि हिरण बहुत ही बड़ा था और घोड़े पर आसानी से लादा नहीं जा सकता था। वे दोनों बहुत देर तक सोचते रहे, लेकिन कोई भी उपाय उनकी समझ में नहीं आया। बड़ी देर तक सोचने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि इस हिरण का सिर काटकर अपने साथ ले जाएं और धड़ को यहीं पर छोड़ दें। हिरण का सिर काट लिया गया। मंत्री ने हिरण के सिर को एक बड़े से कपड़े में लपेटकर अपने घोड़े से बांध लिया। उसके बाद वे दोनों वापस महल की तरफ चलने लगे। रास्ते में ही राजा के बेटे का कोई मित्र रहता था। जब वे दोनों उसके घर के सामने से गुजरे, तब राजा का बेटा कहने लगा कि मैं अब बहुत थक चुका हूं, इसलिए मैं अपने दोस्त के घर पर आराम करूंगा और कल शाम तक मैं महल में पहुंच जाऊंगा। राजा का बेटा वहीं पर रुक गया, जबकि राजकुमार पृथ्वी परेशान सा अपने महल की तरफ लौट गया। उसकी पत्नी बहुत देर से उसका रास्ता देख रही थी। उसने अपने पति से पूछा कि तुम कहाँ गए थे? तुम्हारी चिंता के कारण मेरी जान निकली जा रही थी। पृथ्वी कहने लगा, ये सब बातें तुम बाद में करना, पहले मुझे एक फावड़ा लाकर दे दो। इस समय मुझे फावड़े की बहुत ही सख्त जरूरत है। उसकी पत्नी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने पूछा कि इस वक्त तुम्हें फावड़े की क्या आवश्यकता है और तुम इतने परेशान और घबराए हुए क्यों हो? पृथ्वी ने कहा, इन बातों का जवाब देने के लिए मेरे पास अभी समय नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी एक फावड़ा चाहिए।
उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? साफ साफ बताओ, आखिर मामला क्या है? पृथ्वी की सांस फूल रही थी। उसने कहा, मुझसे एक गलती हो गई है। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहता था। अगर तुम्हें पता चल गया और तुम्हारे मुंह से ये बात राजा तक पहुंच गई तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। इसलिए तुम चुपचाप वही करो जो मैं तुमसे कहता हूं। अब तो उसकी पत्नी का माथा ठनका। वो बहुत जिद करते हुए कहने लगी, मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? मैं तुम्हें वचन देती हूं कि मैं ये बात किसी और से नहीं कहूंगी। तुम मुझे बताओ कि तुम फावड़े का क्या करोगे? पृथ्वी कहने लगा, ठीक है, वो राज मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन याद रखो, अगर तुमने ये बात किसी और को बताई तो हमेशा के लिए मुझे खो बैठोगी। आज मैं तुम्हारे भाई के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था। वहां पर हमने एक हिरण का शिकार किया। तुम्हारा भाई कहता था कि हिरण उसके तीर से मरा है, लेकिन मुझे पक्का यकीन था कि मैंने ही उसे मारा है। इस बात पर हम दोनों में लड़ाई हो गई। गुस्से में आकर मैंने राजकुमार को मार दिया। मैं उसके धड़ को तो जंगल में ही छोड़ आया, लेकिन उसके सिर को काट कर मैं अपने साथ ले आया हूं। अब मैं सिर को यहीं कहीं दबाना चाहता हूं। सिर्फ धड़ को देखकर कोई भी नहीं पहचान सकेगा कि वो मरा हुआ आदमी कौन था। इस तरह से किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा कि वो राजकुमार कहां गया। ये सुनते ही राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। पृथ्वी ने उसे समझाया, लेकिन उसने पृथ्वी की कोई बात नहीं सुनी। आखिरकार पृथ्वी खुद ही कहीं से फावड़ा लेकर आया और महल के बगीचे में उसने एक खड्डा खोदा और अपनी पत्नी के सामने ही उसने कपड़े में लिपटा हुआ वो सिर उस गड्ढे में दबा दिया। राजकुमारी रात भर अपने भाई की याद में रोती रही और उसने अपने पति से कोई बात नहीं की। अगली सुबह राजकुमारी उठकर रोती हुई चिल्लाती हुई राजा के महल में पहुंच गई और रो रोकर अपनी मां को सारी कहानी सुना दी। मां अपने बेटे से बहुत ही प्यार करती थी। उसने जब ये सुना तो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी समय पूरे महल में तहलका मच गया। राजा दौड़ा दौड़ा आया। जब उसने अपने बेटे की हत्या की खबर सुनी तो उसके गुस्से की कोई सीमा न रही। उसने फौरन अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो मंत्री को गिरफ्तार करके फौरन उसके सामने हाजिर करें। थोड़ी ही देर में राजा के सिपाही पृथ्वी को बांधकर राजा के दरबार में ले आए। जो भी लोग दरबार में राजकुमार पृथ्वी से जलते थे वो उस समय बहुत खुश हो रहे थे। राजा ने अपने नौजवान मंत्री को देखते ही जोर से जमीन पर पांव पटका और कहने लगा, तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम भूल गए कि मैंने तुम पर कितने उपकार किए हैं। मैं समझ गया तुम उसे मारकर उसकी जगह पर खुद इस राज्य के राजा बनना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। राजकुमार पृथ्वी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन राजा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ भी नहीं सुनना चाहता। जिस तरह से तुमने मेरे बेटे का सिर काटा है उसी तरह से तुम्हारा सिर भी धड़ से अलग किया जाएगा और मैं तुम्हारे कटे हुए सिर को अपने महल के दरवाजे पर लटकाऊंगा ताकि राज्य के सभी लोग देख सकें कि राज परिवार के किसी भी आदमी को हाथ लगाने का क्या नतीजा निकलता है। ये कहकर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो इस मंत्री को ले जाएं और उसका सिर काट कर लेकर आएं। सिपाही उसे घसीटते हुए ले जाने लगे, लेकिन जब वो महल के बाहर पहुंचे तो उन्हें उस दासी ने रोक लिया जिसके यहाँ पर राजकुमार पृथ्वी ने एक रात गुजारी थी। उस दासी ने नौजवान मंत्री से कहा, आपको अपनी सफाई पेश करने का कोई मौका नहीं दिया गया। ये तो बहुत ही अत्याचार है और सरासर नाइंसाफी है। माना कि राजकुमार की हत्या हुई है, लेकिन फिर भी आपको अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलना चाहिए था। इसके बाद वो दासी सिपाहियों से प्रार्थना करने लगी कि वो मंत्री जी को राजा के दरबार में वापस ले चलें, लेकिन सिपाही कहने लगे, अरे तुम तो राजा के गुस्से को जानती हो, अगर हम इसे वापस ले गए तो राजा हम सभी को मृत्यु दंड दे देंगे। दासी कहने लगी, तुम बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम लोगों पर आंच भी नहीं आने दूंगी। मैं इन्हें दरबार में ले जाने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगी और फिर राजा जो चाहे मुझे सजा दे दें, लेकिन मैं ऐसे नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकती। दासी के बहुत कहने पर सिपाही फिर से मंत्री को लेकर दरबार में आ गए। उसे देखते ही राजा अपनी गद्दी से उठ खड़ा हुआ। गुस्से में कांपते हुए वो कुछ कहता, उससे पहले ही दासी फौरन उसके आगे आ गई और कहने लगी, हुजूर, इसमें इन सैनिकों का कोई दोष नहीं है। मेरे कहने पर ही ये मंत्री को वापस लेकर आए हैं। मुझे पता है कि आपने मंत्री को मौत की सजा सुना दी है, लेकिन अपने मंत्री का बयान सुने बगैर आपने इन्हें मौत की सजा कैसे सुना दी? ये सच है कि मुजरिम को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए,
लेकिन बिना जांच पड़ताल किए सजा देने से नाइंसाफी भी तो हो सकती है। राजा ने कहा, मैं भला इसे सफाई का क्या मौका दूं? इसने मेरे बेटे की हत्या की है, इसीलिए मैं भी इसे वही सजा दूंगा जो इसने मेरे बेटे के साथ किया है। दासी कहने लगी, हुजूर मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि सच्चा न्याय तो तभी होगा जब आप इस सारे मामले की जांच पड़ताल करेंगे। अगर इस मंत्री ने राजकुमार की हत्या की भी है, तब भी आपको यह देखना होगा कि उनकी हत्या आखिर क्यों हुई। आपने मंत्री जी को इतनी बड़ी सजा दे दी, लेकिन इन्हें अपनी सफाई पेश करने का एक मौका भी नहीं दिया। उस दासी की बातें सुनकर राजा को सचमुच अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसने फौरन सिपाहियों को आदेश दिया कि वो इस मंत्री के घर जाएं और उसके बेटे का सर निकालकर लेकर आएं। कुछ ही देर में सिपाही कपड़े में लिपटा हुआ एक सर दरबार में ले आए। राजा ने उस कपड़े को खोलने का आदेश दिया। वो कपड़े की गठरी खोली गई, लेकिन ये क्या, ये तो एक हिरण का सिर था। सारे दरबारी उसी की तरफ देखते रह गए। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दासी कहने लगी, देखा हुजूर, अगर आप ये सर नहीं देखते तो आज आपके दरबार में कितना बड़ा अन्याय हो जाता। आप अनजाने में अपने दामाद से हाथ धो बैठते। इतनी देर में राजा का बेटा भी अपने दोस्त के घर से वापस लौटकर महल में आ गया। सब लोग राजकुमार को देखकर हैरान रह गए। तब राजा ने अपने मंत्री यानी पृथ्वी से पूछा, ये सब क्या है? इस तरह की झूठी अफवाह फैलाने से तुम्हें क्या मिला? तब पृथ्वी ने जवाब दिया, महाराज, आपको याद होगा लगभग 1 साल पहले आपने अपने पड़ोसी देश के राजा विक्रमजीत से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे। उन्होंने आपसे सवालों का जवाब देने के लिए 1 साल का समय मांगा था। मैं आज आपको उन सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। मैं पड़ोसी राज्य के राजा विक्रमजीत का बेटा पृथ्वी हूँ। आपको अपने सवाल तो याद ही होंगे। आपने पूछा था, सबसे मूर्ख राजा कौन है? मूर्ख राजा के चापलूस दरबारी कौन है? बुराई में क्या अच्छाई है और अच्छाई में क्या बुराई है? अब आप इन सवालों के जवाब सुनिए। आपने ये सुनते ही कि मैंने आपके बेटे को मार डाला है, मुझे मौत की सजा दे दी। एक बार भी आपने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की। आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैंने ये हत्या की भी है या नहीं। इससे यही पता चलता है कि आपके राज्य में इंसाफ नहीं है, इसलिए आपको एक मूर्ख राजा कहा जा सकता है। इसके अलावा जब आपने मेरा सिर काटने का आदेश दिया तो आपके किसी भी दरबारी ने इस पर कोई एतराज नहीं किया। वो अपने सामने ऐसा अन्याय होता हुआ देखते रहे। यही नहीं, वे सब मुझसे जलते और ईर्ष्या करते थे, इसलिए दिली दिल में वे लोग खुश हो रहे थे। आपके इस फैसले पर एतराज ना करके वो आपको नाइंसाफी की तरफ ले जा रहे थे, इसीलिए वे सभी मूर्ख राजा के चापलूस दरबारी हैं। कल रात जब मैं हिरण के सिर को जमीन में गाड़ रहा था, तब आपकी बेटी ने मुझे सारी बात बताने के लिए मजबूर किया। मैं उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता था, लेकिन उसने मुझे वचन दिया कि वो किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करेगी, और मुझसे सारा राज उगलवाने तक वो वचन पर कायम रही। सुबह होते ही उसने आप तक ये बात पहुंचा दी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इस सारी बात का उसके पति पर क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ आपकी ये मामूली सी दासी, जिससे ये नाइंसाफी नहीं देखी गई और अपनी जान को खतरे में डालकर उसने आपके इस फैसले पर एतराज किया। इस तरह से उसने मुझे मरने से बचा लिया। इसलिए ये दासी बुराई में अच्छाई है, और आपकी बेटी मेरी पत्नी होने के बावजूद भी अच्छाई में बुराई है। आपके महल के रास्ते में बैठा हुआ वो बूढ़ा भिखारी जो रास्ते में भीख मांगता है, जब तक वो जवान और ताकतवर था तब तक आपने उसका ख्याल रखा, लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया तब आपने दुत्कार कर उसे बाहर निकाल दिया। इन सब बातों से यही पता चलता है कि आप एक मूर्ख राजा हैं। मुझे लगता है कि आपको अब अपने चारों सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर आया था। अब मैं अपने राज्य वापस जा रहा हूँ। मुझे आपकी बेटी की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इसे छोड़कर अपने राज्य वापस लौट रहा हूँ। राजकुमार पृथ्वी के ऐसे वचन सुनकर राजा की बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो राजकुमार से माफी मांगने लगी। उस घमंडी राजा को भी अब ये समझ में आ चुका था कि वो आज तक अपने चापलूस दरबारियों की तारीफ सुनकर ही खुश होता रहा, जबकि उसने प्रजा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसने भी राजकुमार से माफी मांगते हुए कहा, बेटा, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी हैं, मुझे माफ कर दो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी को अपने साथ अपने राज्य में ले जाओ। साथ ही राजा ने उस दासी को एक सोने की मोहरों की थैली इनाम में दी।
इसके बाद राजकुमार पृथ्वी अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य वापस लौट गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।